नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश यादव। ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट 09 कुआलालंपुर से पर्थ के लिए उड़ान भरी है। इसमें 248 पैसेंजर्स और 15 क्रू मेंबर्स सवार हैं। उड़ान के कुछ ही मिनट बाद इस फ्लाइट को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पायलटों द्वारा इस विमान के सभी इंजनों को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार कोशिश की जा रही है स्टार्ट करने की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल रही है। ये विमान ज्वालामुखी के राख के बादलों में फंस चुका है। ये बादल इस विमान के सभी इंजन को बंद कर दिए हैं। कॉकपिट के बाहर अंधेरा और इन बादलों के कारण पायलट को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। गुजरते हर मिनट के साथ ये विमान समुद्र की ओर बढ़ता जा रहा है। विमान के सभी इंजन बंद हो चुके हैं। सभी यात्री घबराए हुए हैं। अगले कुछ मिनट में यदि पायलट इस विमान को नहीं संभाल पाते हैं तो विमान के क्षतिग्रस्त होने की संभावना बढ़ती जा रही है। 263 लोगों की जान इस बात पर निर्भर करती है कि अगले कुछ मिनट में ये पायलट क्या निर्णय ले रहे हैं। क्या पायलट 263 लोगों की जान को इस खतरनाक मंजर से बचा पाएंगे? आगे की घटना को जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट 09 की कहानी है। 24 जून 1982 की शाम को 3 पायलट और 12 क्रू मेंबर्स इस फ्लाइट को कुआलालंपुर से लेकर उड़ने वाले थे। इस फ्लाइट में 248 पैसेंजर्स भी सवार हो चुके थे। इन यात्रियों में से अधिकांश यात्री लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से ही आ रहे थे। इन्होंने एक दिन पहले ही यात्रा शुरू कर चुकी थी। यह यात्रा काफी लंबी थी। लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से ये यात्री चलकर हमारे महान देश भारत के बॉम्बे एयरपोर्ट पर उतरते हैं। इसके बाद फिर बॉम्बे से कुआलालंपुर के लिए फ्लाइट से रवाना होते हैं। अब यह विमान कुआलालंपुर से पर्थ के लिए उड़ान भरेगा। पर्थ के बाद यह विमान मेलबोर्न जाएगा। इसके बाद अंतिम यात्रा के रूप में यह विमान न्यूजीलैंड के लिए उड़ान भरेगा। इस विमान में सभी यात्री थके हुए हैं, जबकि क्रू मेंबर्स के चेंज हो जाने के कारण नए क्रू मेंबर्स नई ताजगी के रूप में जोश में हैं। इस फ्लाइट को कमांड कर रहे थे 41 वर्षीय कैप्टन एरिक मूडी। इन्हें हजारों घंटों का उड़ान अनुभव था। इनके साथ कॉकपिट में फर्स्ट ऑफिसर के रूप में 32 वर्षीय रोजर ग्रिप्स मौजूद थे और फ्लाइट इंजीनियर के रूप में 40 वर्षीय वेरी टाउली फ्रीमैन थे। फ्लाइट इंजीनियर काफी अनुभवी थे। ये ट्रेनर थे। ये और फ्लाइट इंजीनियर्स को ट्रेनिंग दे रहे थे। इस तरीके से यह फ्लाइट काफी सुरक्षित हाथों में था। लेकिन इन्हें यह पता नहीं था कि अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या का सामना करने जा रहे हैं। ये उड़ान के पहले कप्तान एरिक मूडी अपनी ब्रीफिंग को तैयार करते हैं और मौसम को देखते हैं तो मौसम अच्छा है, हल्के हल्के बादल हैं, लेकिन उड़ान में कोई दिक्कत नहीं है। उड़ान का समय 5 घंटे का है। उड़ान यह स्टार्ट 7 बजे होने वाली थी, लेकिन आधे घंटे की देरी के बाद एरिक मूडी इस प्लेन को रनवे पर लेकर जाते हैं, इंजन को स्टार्ट करते हैं, चारों इंजनों को पावर देते हैं। इसके बाद विमान रनवे पर तेजी से दौड़ने लगता है। अब कुछ ही मिनट में यह विमान रात के 7:40 पर कुआलालंपुर से पर्थ के लिए रवाना हो जाता है। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। इस विमान के क्रू मेंबर्स अपनी कुर्सियों पर आराम कर रहे थे। 8:15 पर यह विमान एयरवेज ब्रावो 69 से जुड़ जाता है। यह एयरवेज इस विमान को जकार्ता के दक्षिण वे मार्ग से होकर आगे ले जा रहा था, लेकिन क्रू मेंबर्स को यह पता नहीं था कि उनके नीचे जावा द्वीप पर गैलुंग गुंग नाम का एक ज्वालामुखी पिछले कई महीनों से फट रहा था। इसके लावा और राख ऊपर वायुमंडल में फैले हुए थे। इधर विमान के अंदर पायलट फ्यूल को चेक कर लिया, एयर ट्रैफिक से बात कर लिया, सारे चेक्स पूरा कर लिए।
यात्रियों को खाना परोस दिया गया। बहुत सारे यात्री खाना खाकर सोने जा रहे हैं, जबकि पायलट को भी खाना दे दिया गया। कप्तान एरिक मूडी खाना खाने जा रहे हैं। ये खाना खाने से पहले विमान का नियंत्रण फर्स्ट ऑफिसर रोजर ग्रिव्स को दिया। इससे पहले इन्होंने वायुमंडल में मौसम को देखा, सब कुछ सामान्य था, लेकिन इन्हें कॉकपिट में सेंट एल्मोज की रोशनी दिखाई दे रही थी। सेंट एल्मोज एक प्रकार की चमकीली रोशनी होती है और यह वायुयान के किनारों पर तब दिखाई देती है जब मौसम में बिजली होती है, अर्थात यह तूफानी मौसम में ही दिखाई देती है, जो कि देखने में सुंदर लगती है और यह सुरक्षित भी होती है। लेकिन इस बार यह अजीब था। फर्स्ट ऑफिसर रोजर ग्रिव्स मौसम राडार पर देखते हैं तो सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा है, लेकिन बाहर लाइट की छोटी छोटी नीली नीली गोलियां बहुत तेजी से आकर विमान से टकरा रही हैं। कुछ ही समय बाद यह घटना और तीव्र हो गई। तब रोजर ग्रिव्स एक क्रू मेंबर्स को पायलट को बुलाने के लिए कहते हैं। जब पायलट आते हैं तो वो भी देखते हैं कि लाइट की नीली नीली गोलियां वायुयान से बहुत तीव्र गति से टकरा रही हैं। तभी कुछ ही समय बाद फ्लाइट इंजीनियर से आवाज आती है कि इंजन नंबर 4 फेल। अब कप्तान तुरंत आदेश देते हैं क्रू मेंबर्स को कि इंजन नंबर 4 शट डाउन, अर्थात इंजन नंबर 4 को बंद कर दीजिए। अब फ्लाइट इंजीनियर वेरी चेकलिस्ट कर रहे हैं। इनके चेकलिस्ट पूरा करने से पहले ही विमान के इंजन नंबर 2 और 3 भी काम करना बंद कर देते हैं। इसके साथ कुछ ही समय में इंजन नंबर 1 भी फेल हो गया। अब इतना विशाल विमान हर मिनट समुद्र की ओर बढ़ता जा रहा है। इसी बीच सभी क्रू मेंबर्स इंजन को स्टार्ट करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। यदि ये विमान के इंजन स्टार्ट नहीं हो रहे हैं तो काफी विनाशकारी स्थिति हो सकती है। यह विमान कुछ ही समय में समुद्र में गिर जाएगा। अभी भी इस विमान के कैप्टन एरिक मूडी इस विमान को लगातार कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने फिर से एक बार फर्स्ट ऑफिसर रोजर ग्रिव्स को कहा एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कॉल भेजने के लिए। अब रोजर ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कॉल भेजी और कहा कि हमारे इस फ्लाइट के चारों इंजन फेल हो चुके हैं। अब हम फ्लाइट लेवल 370 से नीचे आ रहे हैं। उधर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को यह बात साफ सुनाई नहीं दी। वो सुन रहा है कि हमारा चौथा इंजन फेल हो चुका है। उसे विश्वास ही नहीं था कि इतने आधुनिक प्लेन के चारों इंजन कैसे फेल हो सकते हैं। लेकिन किसी को एहसास तक नहीं था कि यह फ्लाइट 09 जावा द्वीप के माउंट गालुंगगुंग के ज्वालामुखी की राख में उड़ रहा है। विमान की दीवार पर जो नीली नीली लाइट दिखाई दे रही थी वो सूखी राख जब विमान से टकरा रही थी तो स्टैटिक इलेक्ट्रिक के उत्पन्न होने के कारण ये नीली छोटी छोटी लाइटें दिखाई दे रही थी। विमान लगभग 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहा था, जिसके कारण इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक कोकून बन गया था, जिसकी वजह से फर्स्ट ऑफिसर का मैसेज एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक नहीं पहुंच पाता था और एयर ट्रैफिक कंट्रोल का भी मैसेज इस फर्स्ट ऑफिसर तक नहीं पहुंच पा रहा था। अब इस फ्लाइट के कुछ मील पीछे ही सिंगापुर एयरलाइंस का बोइंग 747 का ही एक विमान आ रहा था। इस विमान के फर्स्ट ऑफिसर को की पूरी बात स्पष्ट सुनाई दे रही थी। अब इस विमान का फर्स्ट ऑफिसर इस मैसेज को जकार्ता एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुंचाता है। अब जाकर इस विमान फ्लाइट 09 की हकीकत जमीन पर पहुंच पाई। सिंगापुर एयरलाइंस का विमान खतरे को भांपते हुए वहीं से वापस लौट जाता है।
जबकि फ्लाइट 09 विमान लगातार संघर्ष कर रहा है। हर 15 किलोमीटर दूरी के बाद यह विमान 1 किलोमीटर नीचे आ रहा है। मौजूदा स्थिति 37,000 फीट की ऊंचाई से बिना इंजन के विमान धीरे धीरे नीचे आ रहा है। लेकिन इसमें अच्छी बात यह थी कि विमान को जकार्ता एयरपोर्ट पर पहुंचने के लिए पर्याप्त समय था। लेकिन इसी बीच एक और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि विमान और जकार्ता एयरपोर्ट के बीच 4 किलोमीटर लंबा एक विशाल दीवार के रूप में पहाड़ खड़े थे। क्रू मेंबर्स के सामने एक बड़ी समस्या थी कि वे लोग इस मौजूदा स्थिति में तो किसी हालत में इन पहाड़ों को पार नहीं कर सकते हैं। अब क्रू मेंबर्स अभी भी लगातार विमान के इंजनों को स्टार्ट करने की कोशिश में लगे हैं। यदि विमान के इंजन स्टार्ट नहीं होते हैं तो इसी रात इस विमान को समुद्र में ही उतारना होगा, जो कि यात्रियों के लिए किसी मौत से कम नहीं होता। अब क्रू मेंबर्स के पास बस यही काम था कि इस फ्लाइट के इंजनों को दोबारा चालू करना। पायलट ऐसा मंजर कॉकपिट में अपने पूरे जीवन काल में नहीं देखा था। पूरे कॉकपिट में लाइट जल रही थी, यात्रियों के केबिन में लाइट जल रही थी। वे सारे सिस्टम काम कर रहे थे जिन्हें नहीं करना चाहिए था, जबकि वे सभी सिस्टम फेल हो चुके थे जिन्हें फेल नहीं होना चाहिए था। यात्रियों के केबिन में धुआं भर चुका है, आंखों में जलन हो रही है, कई यात्री खांस रहे हैं। अब विमान तेजी से समुद्र की ओर बढ़ता जा रहा था। पायलट चिंतित थे क्योंकि विमान के इंजन स्टार्ट नहीं हो रहे थे। तभी इसी बीच एक और बड़ी समस्या आ जाती है। विमान में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। पायलट अपना मास्क लगा लेते हैं, जबकि फर्स्ट ऑफिसर जल्दी में मास्क को तोड़ देते हैं। अब इधर पायलट एरिक मूडी के पास समस्या आ जाती है, या तो वो अपनी साथी की जान बचाएं या ऊंचाई पर ही रहें, क्योंकि यदि साथी की जान को बचाना है तो उन्हें नीचे उतरना होगा ताकि ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाए और उनके साथी की जान बच जाए। यदि वो ऊंचाई को कम नहीं करते हैं तो उनके साथी की जान जा सकती है, और यदि ऊंचाई को कम करते हैं तो एक और समस्या आ जाएगी कि इंजन को स्टार्ट करने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाएगा। अब यह विमान तेजी से गड़गड़ाहट के साथ नीचे उतरने लगता है। सभी यात्री अपने सीट को कसकर पकड़ लेते हैं। इसी बीच पायलट ने समझदारी के साथ काम लिया। पायलट ने लैंडिंग गियर को नीचे नहीं उतारा ताकि आसानी से विमान वाटर में, समुद्र में लैंडिंग कर सके। दोस्तों, यह विमान ज्वालामुखी की राख में उड़ रहा था। ये राख विमान के लिए बेहद खतरनाक होती हैं। ये इंजन में प्रवेश कर जाती हैं और इंजन को बंद कर देती हैं। इसके साथ साथ ये विमान के अंदर भी पहुंच जाती हैं और क्रू मेंबर्स और पायलट के स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाती हैं। उस समय विमान के मौसम रडार इस तरीके से डिजाइन किए गए थे कि वे बस नमी और पानी की छोटी बूंदों को ही पकड़ सकते थे। इसलिए पायलट जब भी अपने मौसम रडार को देख रहे थे तो उन्हें सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें लग रहा था कि मौसम में तो कुछ भी असामान्य नहीं है। दोस्तों, यदि विमान को नुकसान पहुंचाना है तो उसमें जो परफेक्ट सब्सटेंस के रूप में ज्वालामुखी की राख है, यह ज्वालामुखी की राख विमान के लगभग सभी सिस्टम को खराब कर सकती है। सबसे पहले जब यह ज्वालामुखी की राख विमान के पंख से टकराती है तो उन्हें घीस देती है, जिसके कारण इसके जो पंख हैं वे एरोनॉमिक गुण को छोड़ देते हैं। और जब यह राख विमान के इंजन में पहुंचती है तो यह ग्लास के रूप में परिवर्तित हो जाती है और इंजन को बंद कर देती है। और जब यही राख विमान के एयर कंडीशनिंग में घुस जाती है तो वाल्व को बंद कर देती है
इसके साथ साथ यह गंध के रूप में यात्रियों के केबिन में पहुंच जाती है और यात्रियों के स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाती है। इधर कप्तान एरिक मूडी के स्पीड इंडिकेटर में वायुयान की स्पीड 270 नॉट्स दिखाई दे रही थी, जबकि फर्स्ट ऑफिसर के स्पीड इंडिकेटर में वायुयान की स्पीड 320 नॉट्स दिखाई दे रही थी। जबकि विमान के इंजन को चालू करने के लिए 250 से 270 नॉट्स स्पीड की जरूरत होती है। अब पायलट को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर कौन सा इंडिकेटर स्पीड सही बता रहा है। अब यहां पर पायलट थोड़ा समझदारी से काम लेते हैं। पायलट अब लगातार इन दोनों ही अब पायलट अपने विमान को लगातार ऊपर और नीचे करने लगते हैं ताकि विमान की स्पीड दोनों स्पीड को टच करती रहे और आसानी से इंजन को स्टार्ट किया जा सके। उधर सारे क्रू मेंबर्स लगे हुए हैं इंजन को स्टार्ट करने के लिए। विमान 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। केबिन में, कॉकपिट में नारंगी नीले रंग की रोशनी जल रही थी। स्थिति यहां तक पहुंच गई थी कि इंजन का जो ईंधन था इंजन के बाहर निकलकर जल रहा था। ऐसा लग रहा था कि इंजन में आग लग चुकी है। पीछे के यात्री घबराए हुए हैं। बहुत लोग रो रहे हैं, अपने प्रियजनों को लेटर लिख रहे हैं। अब स्थिति को भांपते हुए कप्तान एरिक मूडी एक क्रू मेंबर्स को बुलाते हैं और सारी स्थिति को समझाते हैं कि अब तो विमान को समुद्र में ही उतारना पड़ेगा। यदि 12,000 फीट तक विमान के इंजन स्टार्ट हो जाते हैं तब तो हम लोग फिर से ऊंचाई को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन यदि 12,000 फीट के नीचे आते हैं तो इंजन को स्टार्ट करना मुश्किल होगा और अब तो समुद्र में ही उतरना होगा। अब पायलट ये सोच रहे थे कि इतने अंधेरे में इस विमान को कैसे समुद्र में उतारा जा सकता है, ये भी तो लगभग असंभव ही है। इसी बीच क्रू मेंबर्स के बीच एक खुशी की आवाज सुनाई देती है और 12,000 फीट पर पहुंचने से पहले ही इंजन नंबर 4 स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इंजन नंबर 4 के द्वारा ही अकेले इतने बड़े पहाड़ों की ऊंचाई को पार करना बड़ी मुश्किल था। लेकिन 30 सेकेंड के बाद क्रू मेंबर्स की कोशिश के दौरान इंजन नंबर 3 भी स्टार्ट हो जाता है और कुछ ही समय बाद इस विमान का इंजन नंबर 2 और इंजन नंबर 1 भी काम करना शुरू कर दिया। विमान के कैप्टन एरिक मूडी ने विमान यात्रियों को भी खबर कर दिया कि अब तबाही टल चुकी है, हमारे चारों इंजन स्टार्ट हो चुके हैं। अब ये पायलट फिर से ऊंचाई गेन करने के लिए उत्सुक थे और विमान को फिर से वो 15,000 फीट की ऊंचाई पर ले गए और इस ऊंचाई पर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। तभी फिर से वो नीली लाइट की बूंदें विमान से टकराने लगी और विमान में फिर से वो लाइटें उत्पन्न होने लगी। इसी बीच विमान का इंजन नंबर 2 कंपन करने लगता है। वहां एक बहुत तेजी आवाज सुनाई देती है। अब डर के मारे पायलट इंजन नंबर 2 को तुरंत बंद कर देते हैं और वो किसी अनहोनी से बचने के लिए फिर से विमान को 12,000 फीट की ऊंचाई पर लाते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इंजन दोबारा कैसे चालू हो गए। तो जब प्लेन ज्वालामुखी की राख के बीच उड़ रहा था तो इंजन उस टाइम गर्म हो चुके थे। जब राख इन इंजनों में प्रवेश कर रही थी
तो इंजनों के गर्म होने के कारण ये राख पिघलकर इंजनों के बीच बैठ गई और सारे के सारे इंजन धीरे धीरे जाम हो गए, जिसकी वजह से इंजन सभी बंद हो गए। लेकिन आखिर फिर से क्यों इंजन चालू हो गए? तो जब पायलट प्लेन को नीचे लेकर आए, प्लेन की हाइट को कम किए, तो हुआ क्या कि जब इंजन धीरे धीरे ठंडे हो गए तो जो पिघली हुई राख थी वो कड़ी हो गई और इधर क्रू लगातार इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस कोशिश की वजह से पायलट जैसे ही जहाज को फिर से 15,000 फीट की ऊंचाई से ऊपर लेके जाते हैं तो फिर वही स्थिति आ जाती है, दूसरा इंजन बंद होने की स्थिति पर आ जाता है। पायलट तुरंत उसको बंद कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, लैंडिंग कराने से पहले या लैंडिंग कराने के लिए हाइट बेहद जरूरी थी, इसलिए पायलट को अपनी प्लेन को इस भयानक स्थिति से बाहर निकलना बेहद जरूरी था। अब फर्स्ट ऑफिसर तुरंत जकार्ता के एटीसी से मौसम की हाल पूछते हैं, तो वहां से जवाब आता है कि मौसम एकदम साफ है। लेकिन यहां पर तो पायलट को बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। अब ये भी आप जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों बाहर दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम आपको बता देते हैं कि जब ये प्लेन ज्वालामुखी की राख के बीच चल रहा था तो जो राख थी वो सामने के ग्लास पर आकर पूरी चिपक गई थी, जिसकी वजह से आगे एकदम धुंधला दिखाई दे रहा था, जैसे कि मौसम बेहद खराब हो। लेकिन बाहर तो एकदम मौसम साफ था। अब प्लेन लगभग रनवे के पास पहुंच चुका है, पायलट को बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब पायलट सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर कैसे हम इस प्लेन को लैंड कराएं। अब कुछ टेक्निकल पोजीशन को जानकर टेक्निकल बेस पर इस प्लेन को लैंड कराने की कोशिश करते हैं पायलट। अब पायलट हाइट जानते हैं और डिस्टेंस जानते हैं और कैलकुलेशन के बेस पर यहां प्लेन को लैंड कराने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफिसर से पूछते हैं कि प्लेन की हाइट कितनी है और आप हाइट गिनिए, उस बेस पर हम इस प्लेन को लैंड कराएंगे। अब फर्स्ट ऑफिसर हाइट को गिनना शुरू करते हैं, 50, 40, 30, 20, 10। एकाएक प्लेन रनवे को टच डाउन कर देता है। और दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि प्लेन सुरक्षात्मक रूप से जकार्ता एयरपोर्ट के रनवे पर लैंड कर जाता है। केबिन में सारे यात्रियों के बीच खुशी का माहौल डेवलप हो जाता है। सारे यात्री ऐसे खुश हो जाते हैं जैसे कोई त्योहार हो। सभी लोग एकाएक तालियां बजाना शुरू करते हैं, पूरा केबिन तालियों से गूंज उठता है और सभी यात्री सुरक्षात्मक तरीके से जमीन पर कदम रख देते हैं। इस तरीके से ये मेरा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें और मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप अपने जीवन में व्यस्त रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं सर्वेश यादव।